मैंने अपना जीवन मायके वालों को कोसते हुए काट लिया, पर बिटिया की बलि नहीं चढ़ेगी। और मेरी इच्छाओं का क्या पापा, मेरे अरमान हैं, सपने हैं। मैं भी तो बोर्ड की परीक्षा में इतने अच्छे अंकों से पास हुई हूँ, भाई से ज़्यादा मार्क्स मेरे। फिर भी आप सिर्फ उनके भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। बेटी हूँ तो क्या मुझे अपना जीवन संवारने का भी हक नहीं है? आदित्य उस दिन अब सबके सामने ही चिल्लाकर सुधाकर के सामने बोल पड़ी, चुप बदतमीज छोरी है तू, छोरियों की तरह ही रहे, इसीलिए हम तुझसे सुधाकर पहले ही कहे थे कि छोरी को ना पढ़ा। अब देख लियो नतीजों, सर पर सवार होकर कैसे जो मुंह आए बके जा रही है। अरे औरत को चूल्हा झोंकना, घर के काम काज करना, यह सब आना चाहिए, यही उसका असली गहना होता है। और अब 10वीं तो कर ली तन्ने, अब माँ से जाकर कुछ काम काज सीख। और मर्यादा के पाठ पर आदित्य की दीदी कुंतो देवी सुधाकर के कुछ कहने से पहले ही मोर्चा संभाल कर खड़ी हो गई। दीदी आप बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। आपकी वजह से आज दीदी की ससुराल में यह हालत है। उन्हें शादी से पहले पढ़ लिख लेने दिया होता तो आज जीजू के जाने के बाद वह यूं दूसरे के सामने हाथ फैलाए ना खड़ी दिखती। आपका क्या है, आपने तो वहाँ से भी यह कहते हुए कि अब वह उनकी बहू है, हमारा उनके जीवन में दखलंदाजी का कोई हक नहीं बनता, अपना पल्ला झाड़ लिया था। उनका जीवन तो आप बर्बाद कर चुके हैं, अब मुझे वक्त दीजिए। आदित्य भी जैसे आज अपने भविष्य की खातिर हर हद पार करने को तैयार थी, मगर इतना ही कहना था कि सुधाकर ने आदित्य को एक थप्पड़ लगा दिया। बदतमीज, इतनी हिम्मत तो हो गई कि दीदी के सामने कुछ भी बोले जा रहा। दीदी की आंखों में आंसू थे, मगर आज वह अपने शब्द वापस लेने को तैयार नहीं थी। वह पापा भाई के 77% नंबर आए थे, उनका दाखिला आपने अपने एक प्राइवेट कॉलेज में भारी भरकम डोनेशन देकर करवाया, और यहाँ 85% लाने के बाद और सरकारी स्कॉलरशिप मिलने के बाद आप मुझे शाबाशी की जगह एक थप्पड़ का उपहार दे रहे हैं। मानना पड़ेगा आपके पक्षपाती रवैया को। यह अपने दीदी के साथ किया था। दीदी की बातों में आकर 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई बंद करवा दी और छोटी सी उम्र में शादी। मुझ पर वह 12वीं तक पढ़ाने देने का जैसे एहसान किया है। आपने भाई ट्यूशन जाकर पढ़ा, मैं घर में पढ़ी, फिर भी इतने अच्छे अंक लाई, और आप बजाय मेरा हौसला बढ़ाने के एक थप्पड़ से मेरा मुंह बंद कराना चाहते हैं। माफ़ कीजिए पापा, मगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और यह मैं करके रहूँगी, आपकी इजाज़त हो या ना हो। आदित्य ने सीधा सपाट जवाब दे दिया। आदित्य अब हम कहते हैं चुप हो जा, बहुत बोल चुकी तू। सुधाकर अब इसका बाहर आना जाना बंद कर और बहुरिया काम से पहले थोड़ी तमीज़ सीख, इससे नहीं तो बहुत पछताएगी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही कान भरे हैं इसके? ले जा इसे अंदर और लगा चूल्हे चौके में, इससे पहले कि इसके और पैर निकले। हम जल्द से जल्द इसके लिए कोई उचित वर ढूंढकर इसका ब्याह करवा दें। कुंती देवी आदित्य की माँ सुनीता से बोली, समझा इसे कि बेटी वंश आगे बढ़ावे है, उसका पढ़ना लिखना जरूरी है ना कि उसका जैसे पैसे पराए घर जाकर वहाँ की शोभा बढ़ानी है। फिर इसके दान दहेज पर भी तो खर्चा होगा। हम बाह इकट्ठा करेंगे या कि इसकी पढ़ाई पर पैसा बर्बाद करेंगे? लेकिन जाए इसे अंदर और समझा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कुंती देवी ने सुनीता को फटकारते हुए कहा। अपनी बात पूरी करते ही जब उन्होंने सुनीता की ओर देखा, जो जैसे उन्हें सदमा सा लग गया, हमेशा उनके सामने
डरी सहमी सी खड़े रहने वाली बहू, जो उनके मुंह से शब्द भी निकले से पहले उसकी जी हुजूरी किया करती थी, आज उसकी आंखों में आक्रोश था। आज उसका गुस्से से लाल चेहरा जैसे पलटवार करने को तैयार था, जैसे बरसों से दोबारा हुआ ज्वालामुखी कभी भी फटकर अपनी अग्नि वर्षा से सब कुछ भस्म कर देना चाहता हूँ। वह सीधे सुधाकर के सामने जाकर बोली, कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए या आसमान गिर जाए, आदित्य आगे पढ़ाई करेगी, तू करेगी। बहुत सहा मैंने जब से इस घर में शादी करके आई ना, मर्जी से खाने की छूट, ना पहनने का हक, ना बाहर जाने की अनुमति, ना अपनी मर्जी से जीवन जीने की आज़ादी। मगर सब अब और नहीं, पहली बेटी हुई तो जचेगी गीत पर ही मेरा ध्यान रखने की जगह ताने देकर मेरा जीना मुहाल कर दिया। दूसरी बार माँ बनी तो बेटे को तो खूब लाड़ लड़ाए, मुझे आराम के लिए मायके भेज दिया। आदित्य हुई तो सासू माँ का मुंह ही फूल गया। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि रास्ता नहीं था मेरे पास। आखिर एकदम पढ़ी लिखी लड़की कर ही क्या सकती, और शादी से पहले ही उसके मन में लाड़ दिया जाता है कि अब उसे ससुराल में ही जीना मरना है। दान दहेज तो खूब देते हैं, मगर बेटी खुशी है या भी नहीं, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। और वह बेचारी जीवन भर बहू बन अपना मन मार कर सारे फर्ज निभाती है, फिर भी ससुराल वाले उसके सगे नहीं बन पाते। हर बार उसे ताने ही मिलते, और तो और उसके अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे होने का ताना मारने से भी नहीं कतरते, और फिर आने पर एक बोझ ही समझते। मैंने भी यही बरसों तक इस घर में सहा, मगर चुप रही। मेरी बेटी की इतनी जल्दी शादी करवा दी, मैं फिर भी आवाज़ नहीं उठा पाई। दामाद जी ने इतनी जल्दी किस्मत में गुजर जाने के बाद किसी ने उसकी सुध लेने की भी जरूरी नहीं समझा। वह भी कड़वा घूंट पी लिया कि चलो बिटिया का भाग्य, मगर सब अब और नहीं। अब मैं इसे अपनी बेटियों का भाग्य समझकर और चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि यह उसका भाग्य है नहीं, बल्कि आप जैसे लोगों ने ज़बरदस्ती उनके भाग्य में यह सब सहना लिखा है। आज मेरी उस कम पढ़ी लिखी बेटी को वहाँ से भी एक बोझ समझकर निकाल दिया गया। वह बेचारे डर के मारे यहाँ भी ना आ सके कि उसी पर 100 सवाल उठाए जाएंगे। और एक आश्रम से चली गई। अम्मा जी, आप तो बाबूजी के जाने के बाद भी इस परिवार की मुखिया बनी बैठी हैं और बेटियों को जाने का अधिकार भी नहीं दे रही हैं। सारी उम्र मुझे अनपढ़ बेअकल का ताना मारती रहीं, और अब मेरी बेटियों को भी वही सब सुनने के लिए तैयार कर रही हैं। वैसे आप जानोगे कि भी कैसे एक बेटी का दर्द बेटी पैदा होती है, तब तो आपको कलेजा चीरता। उस पर बहुओं को तो आपने कभी एक कोल्हू के बैल से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। वह कभी आपके लिए आपके बेटों की पत्नियां थी ही नहीं, बस आपका घर संभालने वाली, बिन पगार काम करने वाली नौकर से भी ऊपर कभी ना मेरी ना बड़ी भाभी की जगह थी। आपकी नज़रों में दिन रात आपके कहे अनुसार चली मैं, सही या गलत पर आपकी हर आज्ञा को सर आंखों रखा मैंने, आप के हर फैसले को स्वीकारा मैंने, मगर आपने फिर भी कभी तानों के अलावा कुछ नहीं दिया मुझे। मैंने तो अपना जीवन भी अपनी किस्मत को कभी अपने मायके वालों को कोस कर काट लिया, मगर अब नहीं, मेरी बेटी वह सब नहीं करेगी जो मैंने सहा। मेरी एक बेटी की खुशियों की बलि तो आपकी इस दकियानुसी सोच ने ले ली, मगर अब दूसरी को मैं आपके अहंकार की भेंट नहीं चढ़ाने दूंगी। आज लड़का या लड़की
मैं कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम हैं और ज़रूरत पड़ने पर लड़कियां भी अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हैं और साथ ही उनकी जायदाद पर भी उनका पूरा हक है। अब वह ज़माना नहीं रहा जहां लड़कियां बस संतान पैदा करने और दुखों सारी उम्र चूल्हे में झोंकने के लिए मजबूर थी। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से एकदम आगे ही हैं और कानून भी आदित्य अब 18 साल की हो चुकी है। आप इससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, इसीलिए आप दोनों से बस दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप इसे अपने सपने पूरे करने की राजी खुशी इजाज़त दे दें, क्योंकि रोक तो आप ऐसे वैसे भी नहीं पाएंगे और ना इसके साथ नाइंसाफ़ी होने दूंगी। अब मैं जा रही हूँ, इसके साथ सरकारी कॉलेज में दाखिला का फॉर्म भरा ने और रोकने की कोशिश करने का सोचिए कभी मत, क्योंकि अपनी बेटी के भविष्य के लिए माँ किसी हद तक भी जा सकती है और आते हुए बड़ी को भी यहाँ लेकर आ जाऊंगी। मेरे होते हुए भी वो किसी विधवा आश्रम में नहीं पड़ेगी। इस घर पर मेरा और मेरी बेटियों का बराबर हक है। आखिर पूरा जीवन दिया है मैंने आपके घर आंगन और परिवार को संभालने में। बहू सह चुकी मैं और मेरी बेटियां, बस अब और नहीं, कहते हुए सुनीता आदित्य को लेकर उनके दाखिले के वास्ते निकल गई, अपने चेहरे पर एक नए आत्मविश्वास की चमक लिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।